हेलो एस्पायरिंग डॉक्टर्स। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन का पार्ट 6 लेके आए हुए हैं, जहाँ पर हमने एबनॉर्मल मोलार मास एंड हमें वांट ऑफ फैक्टर हमें कवर करना है, जिसे हम आईवी बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कवर कर लिया है। और हमारा हेनरीज लॉ हमने कवर कर लिया है, राउल्स लॉ हमने कवर कर लिया, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हमने कवर कर लिए। तो हमारे ये चैप्टर का लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है। ये लास्ट पार्ट है हमारे वीडियो का। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप कितने भी सवाल बना लीजिए, आपको हर इस वीडियो के बाद में आप सॉल्यूशंस के हर एक थ्योरेटिकल सवाल बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हर एक न्यूमेरिकल के सवाल बना सकते हैं आप। ठीक है, आपके कोई भी तरीके का आपका सवाल नहीं छूटेगा। हर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो मेरे नोट्स हैं आपके मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी, ना कोई चीज़ भी पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद आपको नोट्स रिवाइज करना है, और उसके बाद जितने हो सके आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, ताकि आपका और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एबनॉर्मल मोलार मास। तो एबनॉर्मल मोलार मास, तो हम ये एबनॉर्मल मोलार मास पढ़ क्यों रहे हैं? तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा मॉलिक्यूलर मास जो होता है, वो हमारा जो एक्सपेक्टेड रहता है उससे हमारा या तो कम आता है या तो हमारा ज़्यादा आता है। क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं कहीं पर डिसोसिएशन या डाइमराइजेशन हो जाता है, डाइमर फॉर्मेशन हो जाता है, या कोई एसोसिएशन हो जाता है, जिसके कारण से हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो या तो कम हो सकता है या तो हमारा बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हम पढ़ेंगे कि क्यों ये बढ़ता है, क्या कारण है इसका बढ़ने या घटने का। ठीक है, और उसके बाद में क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे किस तरीके से अफेक्ट करते हैं हमारे मोलार मास को। ठीक है, इसके बाद हम वांट ऑफ फैक्टर को पढ़ेंगे। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो कॉज ऑफ एबनॉर्मल मोलार मास, तो मेरा कॉज क्या है एबनॉर्मल मोलार मास का? तो हम पहले सबसे पहले कॉज जानते हैं। ठीक है, तो वी नो, हमें ये बात पता है अच्छे से कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हेल्प इन डिटरमाइनिंग मोलार मास। ठीक है, वी वेरी वेल नोन अबाउट दिस फैक्ट कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है हमारे मोलार मास को डिटरमाइन करने के लिए काम आती हैं। ठीक है, तो बट इन केस ऑफ डाइमराइजेशन, ठीक है, डिसोसिएशन, ठीक है, और एसोसिएशन, ये सारे केसेस में हमारा क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी जो थ्योरेटिकल वैल्यू रहता है हमारा, उससे हमारा एक्सपेक्टेड से या तो ज़्यादा आता है या तो हमारा कम आता है। मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास एंड द कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस कॉज हो जाता है, जिसके कारण से ये एबनॉर्मल मोलार मास हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यू टू विच मोलार मास डू नॉट एग्री विथ थ्योरेटिकल वैल्यू, जो हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू है उसके बराबर नहीं होता हमारा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसलिए हम एबनॉर्मल मोलार मास उसे बोलते हैं। तो सच मोलार मास कैन बी, तो हमारा मोलार मास या तो थ्योरेटिकल वैल्यू से ज्यादा हो सकता है या तो थ्योरेटिकल वैल्यू से हमारा कम हो सकता है, हाइयर स्लैश लोअर देन एक्सपेक्टेड स्लैश नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, हमारे नॉर्मल वैल्यू से क्या पता ज्यादा हो सकती है या फिर वो हमारा कम हो सकता है। ठीक है, ओके। तो तो इस टाइप के जो मोलार मास हम होता है नोन एज एबनॉर्मल मोलार मास। वो मोलार मास जिसका वैल्यू हमारा एक्सपेक्टेड से या तो हायर हो सकता है या तो लोअर हो सकता है, उसे हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलार मास। ठीक है, इतना बात आपको समझ आ गया? ओके, अब हम नेक्स्ट चीज में आते हैं कि फॉर द केस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है हमारे मोलार मास में, एंड इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, इस केस में हमारे मोलार मास में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो पहली बात हम बताएंगे कि इन एसोसिएशन लीड टू द फॉर्मेशन या डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। एसोसिएशन में क्या होता है, एवरी पार्टिकल्स गेट एसोसिएटेड, वो आपके जुड़ के एक कॉम्पैक्ट, मतलब कि 1+1+1 3,
ठीक है, आपका एक कॉम्पैक्ट बना लिया, मतलब कि यहाँ पर एक तरीके से आपका एसोसिएशन हो गया, यानी कि जुड़ाव हो गया थोड़ी पूरी तरीके से। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है एक मिला के एक एंटिटी बना लिए, एक बड़ी एंटिटी। ठीक है, तो इसके कारण आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट्स का कंसेंट्रेशन जो है हमारे सॉल्यूशन में कम हो जाएगा, एसोसिएशन के केस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो दिस लीड टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यू में भी हमें डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। जितना ज़्यादा हमारा मॉलिक्यूलर वेट, उतना कम हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अब यहाँ पर क्या होता है कि डिसोसिएशन लीड इन इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कंसंट्रेशन। डिसोसिएशन में क्या होता है, हर टूट जाते हैं सारे पार्टिकल्स, ये वहाँ कुछ, ये पार्टिकल्स उसमें टूट गए, इसमें टूट गए। ठीक है, जैसे कि HCl एक एंटिटी है। ठीक है, तो H प्लस और Cl माइनस में टूट गया, यानी कि दो पार्टिकल्स हो गए, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके बढ़ गए, जिसके कारण से दिस लीड टू इंक्रीज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल, जो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड इन बेंजीन। ठीक है, हम बेंजीन में डालें, तो इसमें क्या होता है, एक डाइमराइज हो जाता है, वो जाके वहां पर डाइमराइजेशन हो जाता है उसका। ठीक है, तो एक्चुअली में उसका होना चाहिए मेरा 60 होना चाहिए उसका मॉलिक्यूलर वेट, बट वो हमें शो करता है 120 करता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा शो किया। ठीक है, तो ये किसका केस हो गया, डाइमराइजेशन किसका केस हो गया, डाइमर का फॉर्मेशन क्या हो गया, कि अगर वो उससे ज्यादा एसोसिएट कर रहा है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट का बढ़ रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम कब होता है, एसोसिएशन के केस में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, अब सो वी यूज want ऑफ फैक्टर टू डील विथ abnormality इन मोलार मास। तो देखा जा रहा था कि एक एबनॉर्मल मोलार मास आ रहा था डिसोसिएशन एसोसिएशन के कारण से। तो तो वॉन्टॉफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि रुको, मैं अपने कुछ प्रिंसिपल्स देता हूँ, कुछ अपने लॉज देता हूँ, जिसके कारण से आपको आसानी पड़े किसी भी चीज़ का एबनॉर्मल मोलार मास निकालने के लिए। तो वहाँ पर वॉन्टॉफ हमारे साइंटिस्ट है, और उन्होंने अपना दिया वॉन्टॉफ फैक्टर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। आपने ये समझ गया कि एबनॉर्मल मोलार मास क्या होता है, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वॉन्टॉफ फैक्टर denoted by I. So, want of factor accounts for extent of dissociation स्लैश एसोसिएशन। मतलब ये बताता है कि कितना कोई चीज एसोसिएट हो रहा है, कितना कोई चीज डिसोसिएट हो रहा है, ये उसका एक्सटेंट बताता है। ठीक है, तो इट इज अ रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि इसका किसका ये रेशियो होता है। ठीक, पहली चीज। अब अगली बात, I इज इक्वल्स टू, अब आपने, मैं क्या बताया था कि ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका जस्ट उल्टा आपको मॉलिक्यूलर वेट में हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को और मैं क्या बोल सकता हूँ, डिनोट कर सकता हूँ यहाँ पर एबनॉर्मल, कैलकुलेटेड को मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई। वैसे एक्सपेरिमेंटल यहाँ पर भी आपका एबनॉर्मल नॉर्मल आपको समझ आ गया ये बारे में। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, बन के आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको ये बात पता है, बिकॉज सी पी इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/मॉलिक्यूलर वेट, आपको ये बात बखूबी पता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से
जो आपको मॉलिक्यूलर वेट आपका इस तरीके से हो रहा है, तो आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके मोलैलिटी के, है ना। मोलैलिटी के आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। ठीक है, मोलैलिटी। तो इस केस में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर कि ऑब्जर्व्ड स्लैश एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलैलिटी अपॉन नॉर्मल, ठीक है, स्लैश कैलकुलेटेड स्लैश आपका हो जाएगा नॉर्मल कैलकुलेटेड, ठीक है, वैल्यू ऑफ मोलैलिटी। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई मोलैलिटी के केस में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ आपको मैं सुपर ट्रिक देता हूँ जो आपके काम आएगा। ए फॉर एसोसिएशन। अब एसोसिएशन के केस में मेरा क्या होता है कि ऑब्जर्व्ड मोलार वेट जो है मेरा ज़्यादा आ जाता है मेरा नॉर्मल से। ठीक है, जो मेरा एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड रहता है उससे मेरा ज़्यादा आ जाता है मेरा मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जिसके कारण से जो आई है वो मेरा लेस देन वन आता है, यानी कि लेस देन वन। आई की वैल्यू मेरी लेस देन वन आती है। ठीक है, अब दूसरा आता है मेरा फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी मेरे कम आ जाएगी मेरे नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट से। तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरा आई मेरा ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि मोर देन वन। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि जैसे मेरा जो ऑब्जर्व्ड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोर देन नॉर्मल वन। तो नॉर्मल ऑब्जर्व्ड अगर मेरा ज़्यादा है तो आई मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेस देन वन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरा ऑब्जर्व्ड वाला कम है नॉर्मल से तो वो मेरा आई मोर देन वन हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, कैलकुलेटेड सीपी और सब सीपी। इसके बाद में आता है कि सम वैल्यूज ऑफ आई। आई के मेरे कुछ वैल्यूज मैं कैसे पता कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहला मेरा आता है इथेनोइक एसिड, एसिड इन बेंजीन। ठीक है, इसका मेरा आई की वैल्यू हो जाएगी 0.5। दूसरा मेरा आता है के सी एल या एन ए सी एल या एम जी एस ओ फोर, इसका आ जाता है मेरा टू। थर्ड आ जाता है मेरा के टू एस ओ फोर, इसका आ जाता है मेरा थ्री। ये कैसे आता है कि आई नंबर ऑफ आयन से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो के टू एस ओ फोर जब ये डिसोशिएट होगा तो टू के प्लस प्लस एस ओ फोर टू माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टू आयंस, यहाँ पर ये वन आयंस, तो टोटल कितने हो गए मेरे थ्री आयंस। तो आई की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, थ्री। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। चौथा मैं वैल्यू लिखूंगा यहाँ पर NaOH का हो जाएगा मेरा टू। पांचवा Na2SO4 भी आपका K2SO4 के बराबर होता है। NH4NO3 जिसका हो जाएगा मेरा वापस से टू। सिक्स में लिखूंगा KNO3 का वैल्यू, तो K प्लस और NO3 माइनस में टूट जाता है, ये हो जाएगा ये। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, आई वैल्यू ऑफ आई फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सच एस शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, ग्लाइकॉल इज इक्वल टू वन। हर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आई की मेरी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी वन। चाहे शुगर हो, यूरिया हो, ग्लूकोज हो, ग्लाइकॉल हो। शुगर का मतलब सुक्रोज में डाल लूँ, फ्रक्टोज डाल लूँ, ग्लूकोज डाल लूँ, यूरिया डाल लूँ, ग्लाइकॉल डाल लूँ, सब में मेरी वैल्यू आएगी वन। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आई जो होता है, आई इज व्हाट कैन ऑल्सो बी नोन एज
नंबर ऑफ आयन फ्लोरिस्ट, कितने आयन वो प्रोड्यूस करता है ऑन डिसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, आई की एक और डेफिनेशन आपकी आ गई। ठीक है, तो आपका एक तो एग्जांपल हम लेते हैं K4Fe CN6। When this dissociate, it gives 4K plus FeCN6 4 माइनस। तो इसके कितने फाइव आयंस हो गए? 5 आयंस ये फ्लरिश किया, तो इसकी आई की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 5 आ गई। ये मेरा एक क्वेश्चन इसका होगा। दूसरा मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहूंगा यहाँ पर, CaCl2 का। ठीक है, तो इसमें डिसोशिएट होगा C2Cl प्लस 2Cl माइनस। तो यहाँ पर मेरे कितने आयंस बने? 3 आयंस बने। तो मेरा आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब आते हैं कि आई की वैल्यू में कैसे। अब ये तो आपकी डायरेक्टली होगी। ठीक है, अब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया रहेगा। ठीक है, डिग्री ऑफ आपका आई की वैल्यू दी रहेगी, अल्फा दी रहेगी, नंबर ऑफ मोल्स दिए रहेंगे, तो आपको उससे आई निकालना है। ठीक है, कुछ वैसे रिएक्शंस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको उसमें से आई कैसे आप निकालेंगे, तो आपको मैं बताता हूँ। तो इसमें दो केसेस रहेंगे आपके, फॉर द केस ऑफ डिसोसिएशन, फॉर द केस ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहला आपका आता है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इस इन दोनों को मैं अल्फा बोलता हूँ, है ना। तो दिस कैन बी फाइंड आउट बाय आई के थ्रू, मेरा फाइंड आउट हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट। क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगो डिसोसिएशन। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगो डिसोसिएशन इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसका ये क्या हुआ? ए एन था, वो डिसोशिएट होके एन ए बन गया। ठीक है, तो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स dissolved और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, तो पहले 1 मोल थे, यहाँ पर इसके 0 मोल्स बने हुए थे, तो इसका क्या होगा? डिसोसिएशन हुआ तो 1 माइनस अल्फा, और ये हो गया मेरा एन अल्फा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। अब कितने नंबर ऑफ मोल्स मेरे प्रेजेंट है इन सॉल्यूशन, यहाँ पर ये सॉल्यूशन जो बना लिया, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है, तो आई मेरा क्या हो जाता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक्चुअली प्रेजेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व। तो डिजॉल्व में मेरा 1 था, एक्चुअली प्रेजेंट में मेरा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा हो गया। ठीक है, तो इससे मेरा क्या निकल के आ गया? आई आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। ये मेरी निकल के आ गई आई की वैल्यू फॉर द केस ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, फॉर द केस ऑफ रिजोल्यूशन इस केस में मेरा निकल के आ गया आई की वैल्यू ये, आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? यहाँ से फिर अल्फा की वैल्यू निकालूंगा। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, ये मेरा ये निकल गया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इससे बना सकते हैं फॉर द केस ऑफ। अब आता है दूसरा हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन पे हमारा सवाल आता है, तो इसका डेफिनेशन में क्या बोलूंगा कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन इन फॉर्म ऑफ एसोसिएट मॉलिक्यूल्स। जो सब्सटेंस जब वो एसोसिएट हो जाए
सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एसोसिएट मॉलिक्यूल्स, इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरा Na, ठीक है, वो एसोसिएट होके An बन गया। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ 4p को मैं ऐसे मिला के मेरा P4 बन गया। ऐसे टाइप का कुछ एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो इसका ही वही सेम, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व कितने थे, तो वो मेरे 1 थे, यहाँ पर 0 थे। अब नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोल्यूशन कितने हुए जो एक्चुअली प्रेजेंट, आफ्टर एसोसिएशन कितने हुए जो एक्चुअली प्रेजेंट है, तो ये 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा बाय एन होगा। आपको ध्यान रखना है इस बारे में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है ये बात। दूसरी बात, आई की वैल्यू क्या आती है, मेरा एक्चुअल जो मेरे आफ्टर डिसोल्यूशन में कितने, आफ्टर एसोसिएशन में कितना है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन अपॉन जो इनिशियली कितने थे 1 थे। तो मेरी आई की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा एन। ठीक है, ये मेरी आई की वैल्यू निकल के आई, आपको ध्यान रखना है इस बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से मेरी अल्फा की क्या वैल्यू आती है, अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन 1 बाय n माइनस 1। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको ये दोनों को याद रखना है। ठीक है, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब कुछ बातें आपको स्पेशल स्पेशल पॉइंट्स यू नीड टू नो। कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इट मीन्स सॉल्यूट बिहेव नॉर्मली। ठीक है, if it is for non-electrolytes like urea, glucose, sucrose। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। दूसरा, I is equals to 1 by 2। I is equals to 1 by 2, it means solute is dimer। third, I is equals to 1 by 4 means solute is tetraatomic। okay, such as example P4। इसका एग्जांपल मैं क्या दूंगा, P4। चौथा पॉइंट, I is equals to 1 by 8 means solute is octa atomic, O8। आपसे सवाल पूछेगा कि, आपको एक सवाल बोलेगा कि सॉल्यूट इज ऑक्टा एटॉमिक। ठीक है, फाइंड इट्स आई, आप बोलेंगे 1/8। आपको बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक, तो आप बोलेंगे 1/4। ठीक है, डाइमर बोलेगा तो आप बोलेंगे आई इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। आप कुछ एक और सुपर पॉइंट मेरे तरफ से, इफ नथिंग गिवन, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो टेक अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो टोटल एसोसिएशन उसका 1 हो जाएगा। कुछ अगर अल्फा का वैल्यू देता है तब आप डालिएगा, कहीं नहीं दिया हुआ है तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आप लेंगे। ठीक है, आप ड्यू टू वांट ऑफ फैक्टर हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मॉडिफिकेशन होते हैं, हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉडिफाइड फॉर्म। तो क्या क्या मॉडिफाइड फॉर्म हो जाता है, नंबर 1 हमारा जो है लोअर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू अपॉन पी 1 नॉट इज इक्वल टू आई N2 अपॉन N1। नंबर 1, नंबर 2, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरा डेल्टा टी भी होता है। ठीक है, तो आई के बी इंटू एम। तीसरा मेरा आता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। चौथा मेरा आता है आई इज इक्वल टू आई सी आर टी।
ठीक है, क्योंकि हर कोई अपना एबनॉर्मल शो करता है, कोई भी नॉर्मली शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके साथ में ये मेरा चैप्टर खत्म होता है। आपका सॉल्यूशन इस साथ में खत्म होता है। ठीक है, अब इतने ही टॉपिक्स थे आपके सॉल्यूशन में। आपके हर एक एनसीईआरटी की लाइन कवर हुई है इसमें, हर एक एनसीईआरटी के सवाल इसमें कवर हुए, और आपके पीवाईक्यूज भी कवर हुए। उसके बाद भी अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा अपने एंड से, कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आप कुछ और सवाल हम सॉल्व कर लेते हैं इस पे। ठीक है, क्वालिटेटिव आपका वांट ऑफ फैक्टर और ये सब में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो चलिए कुछ पीवाईक्यूज बनाते हैं आपके इसमें। ठीक है, तो पीवाईक्यूज जो जो हमारे प्रीवियस ईयर के नीट में आए हुए हैं उसे हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका? बी ए, बेरियम हाइड्रोक्साइड हमारा होता है BaOH ट्वाइस। ठीक है, तो अगर मैं इसका तोड़ूं मैं इसको, तो Ba2 प्लस और OH माइनस आएगा मेरा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कितना आयंस प्रोड्यूस कर दिया मेरा? 3 आयंस। तो आई की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 3 आ गई। ये नीट फेज 2 का सवाल है, जो सबसे हार्डेस्ट पेपर हमारा माना जाता है, वो उसने आप उसको आपने बहुत आसानी से कर लिया ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2015 का, AIPMT 2015। ठीक है, तो इसमें बोला है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 molar kg-1 solution of X is greater than the equimolar solution of Y in water, which of the following is true। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा दिया हुआ है X का। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा दिया हुआ है, तो इससे आप एक बात जान सकते हैं कि क्या पता है इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा दी होगी। ठीक है, इक्विमोलार है, मोलैलिटी कांस्टेंट है, तो इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरी जो डेल्टा टी बी है ऑफ एक्स इज मोर देन डेल्टा टी बी ऑफ वाई। ठीक है, तो मैंने एक बात बताया था आपको कि when observed molecular weight is more than the normal molecular weight, then association is caused। यहाँ पर observed molecular weight is more than the normal molecular weight, तो association होता ही less than 1 होता है। और जब observed molecular weight मेरा कम हो जाता है normal molecular weight के, तो ये होता है। और molecular weight मेरा colligative property के उल्टा जाता था। तो इस केस में मेरा colligative property वाले केस में फिर ये मेरा उल्टा हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा क्या? observed colligative property should be more than normal colligative property, है ना? तो उस केस में डिसोसिएशन होगा। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि x का आपका ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू y, तो आप ये बोलेंगे कि जो x है आपका डिसोसिएशन में जाएगा इन वाटर। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट सवाल। अगला आते हैं हम सवाल की, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज द सेम वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर एज Al2SO4 3 थ्राइस। ठीक है, तो Al2SO4 थ्राइस, इसको अगर मैं डिसोशिएट कर दूँ तो 2Al3 प्लस आपका 3SO4 2 टाइम्स आएगा। तो इसमें कितने आयंस प्रोड्यूस हुए मेरे? 5। तो आई की वैल्यू मेरी कितनी है यहाँ पर? 5। अब इनमें से कौन सा मेरा आई, ये मेरा K2SO4 मेरा मैंने बताया था आपको 3। K3FeCN6 मेरा कितना प्रोड्यूस करेगा? 4 मेरा प्रोड्यूस करेगा। K4FeCN6 मेरा 5 प्रोड्यूस करेगा, और ये मेरा 4 प्रोड्यूस करेगा। तो 5 आई इसके हैं और 5 इस आई इसके भी हैं। तो मेरा क्या आ गया आंसर इसका? 4, डी। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m aqueous solution, which of the following exhibit the largest freezing point depression। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, जिसका आई ज़्यादा उसका वो ज़्यादा, तो इसका आई कितना हुआ? 2 आया। इसका आई 5 हो जाएगा, 2 आयंस में डिसोशिएट होगा। इसका आई तो इन इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 होगा, और इसका आई मेरा हो जाएगा कितना? 3। ठीक है, तो किसका आई मेरा ज़्यादा हुआ? सी का, तो इससे मेरा आई आ गया। ओके, बहुत इजी सवाल था उसमें। पीवाईक्यूज में आपके बहुत इजी सवाल आए हुए हैं, तो आप आराम से बना लेंगे। अमाउंट ऑफ फैक्टर आई
फॉर द कंपाउंड विच अंडरगो डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट। ठीक है, डिसोसिएशन के केस में मैंने क्या बताया था कि मोर देन वन होता है, और एसोसिएशन के केस में बताया था कि लेस देन वन। ठीक है, तो डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर ग्रेटर देन वन एंड एसोसिएशन के केस में लेस देन वन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपको मतलब डेल्टा टी एफ आपका दिया हुआ है कितना, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपके यहाँ पर -1.86 दी हुई है। ठीक है, if 5 grams of Na2SO4 dissolve in 45 grams of H2O, the freezing point is changed by delta आपका चेंज हो जाता है -3.82। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ Na2SO4। आपको वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है, यानी कि आई आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आई आपका कैसे कैलकुलेट होगा, आपका क्या है फॉर्मूला जो आपको है हमेशा से, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई, यहाँ पर चेंज हो जाता है आपका जीरो -3.82। ठीक है, अपॉन के एफ की वैल्यू आपकी कितनी आती है, 1.8 आती है। ठीक है, अब मोलैलिटी का मैं कैसे निकालूंगा, मोलैलिटी इज व्हाट, यहाँ पर आ जाएगा आपका गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय आपका क्या आ जाएगा इसका गिवन वेट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आया कि गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपका सॉल्यूट हो जाएगा इनटू 1000 अपॉन जो आपका वेट है आपका क्या सॉल्वेंट का। ठीक है, इन ग्राम्स, अगर ग्राम्स में है तो आपको 1000 लगेगा, किलोग्राम में तो आपको कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारे वैल्यूज हम वापस डाल देंगे, -3.82 अपॉन 1.86 इंटू गिवन वेट आपका कितना दिया हुआ था इसका 5 ग्राम्स। Na2SO4 का आपका मॉलिक्यूलर वेट आपका आप निकाल लेंगे, तो उसका लगभग लगभग 142 के आसपास आता है। फिर गिवन वेट 5, मॉलिक्यूलर वेट इतना हो गया इंटू 1000, और आपका इसका वैल्यू कितना दिया है, वाटर का वैल्यू 45 ग्राम्स दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो आप 45 यहाँ पर डाल देंगे, तो इसको करके आपका आ जाता है 02.63। ठीक, तो ये एक तरीके से ये आपका एक इसके बारे में बताया, आपका के एफ के बारे में आपको इसका वैल्यू दिया होगा। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू आपको 1.86 दी हुई है, और यहाँ पर ये 3.82 में चेंज हो जाता है, तो आपको आई निकालना था, आई आपका कितना आ गया 2.63, आप 2.63 बता रहे हैं। बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, अब आता है आपका, अब मोलाल 0.0020 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, CONH3 5NO2Cl फ्रीजेस एट इतना इतना इसका डिग्री दिया हुआ है, मतलब कि मेरे टी एफ की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, टी एफ नॉट की वैल्यू नहीं दी है, टी एफ की वैल्यू दी हुई है। नंबर ऑफ आयन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑन मीन, देखो आई निकालना है यहाँ पर वापस से, तो आप कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी बी टी एफ इजिकल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी होता है। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ में आपका टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है, और के एफ इंटू मोलालिटी होता है। तो के एफ तो टी एफ आप डेल्टा टी एफ तो को बताया था मैंने, जीरो होता है। ठीक है, माइनस माइनस ऑफ 0.00732 इज इक्वल्स टू 1.86, इसकी वैल्यू होगी आपका, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0020। ठीक है, इंटू आई, है ना, यहाँ पर आई आएगा ना आपका, इंटू आई। ठीक है, तो आपको आई निकालना है अब यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, प्लस 0.00732 इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 0.0020 इंटू आई। अब ये दोनों नीचे चले जाएंगे, तो आई इज इक्वल्स टू 0.00732 अपॉन 1.8 इंटू 0.0020। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी इसमें वैल्यू अप्रॉक्स अप्रॉक्स आ जाएगी आपकी 2 के आसपास, 1.96 यानी कि 2। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया आई का 2। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे आपका, 0.5 मोलाल aqueous solution of an weak acid is 20% ionized if K for water is 1.86, find the lowering in freezing point of the solution। ठीक है, तो मेरे को डेल्टा टीबी आपको यहाँ पर टीबीएफ निकालना है मेरे को। ठीक है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डेल्टा टीएफ मुझे निकालना है यहाँ पर, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू व्हाट, इफ माई आई, अब मुझे आई भी नहीं पता है,
वीक एसिड है, 20% आयोनाइज्ड है, तो मुझे के एफ की वैल्यू पता है 1.86 है, मुझे मोलैलिटी की वैल्यू पता है 0.5 मोल है। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, जब दिया रहा 20% आयोनाइज्ड, ठीक है, तब अल्फा की वैल्यू होगी 0.2। 30% आयोनाइज्ड बोलेगा तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0.3। 40% आयोनाइज्ड बोलेगा तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0.4। 50% बोलेगा तो अल्फा हो जाएगा आपका 1/2। 60% बोलेगा 0.6। ठीक है, 70% बोलेगा पॉइंट्स अल्फा की वैल्यू 0.7। ठीक है, 80% बोलेगा तो आपके अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0.8। तो आपको ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, एकदम टिप्स पे होनी चाहिए ये सब चीज़ें, कि अल्फा का 20% इस आयोनाइज्ड बोल दिया, यानी कि मेरी अल्फा की वैल्यू 0.2 है। ठीक है, तो अब ये क्या है, वीक एसिड का केस है। ये वीक एसिड इज इक्वल टू एच प्लस एच एक्स हो जाता है, प्लस एच माइनस 1 1 0 0, इसका इनिशियल हो गया। 1 - अल्फा अल्फा अल्फा, ये इसका क्या हो गया, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन हो गया। तो आई का वैल्यू मेरा क्या आता है कभी भी, मोल्स इन द करंट इन द सॉल्यूशन अपॉन द मोल्स डिसॉल्व हुए थे, तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय 1, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो 1 + अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू आई। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 0.2 आया ना मेरे लिए, तो 1.2, तो 1.2 आ गई मेरी आई की वैल्यू, पहली चीज। अब मेरी आई की वैल्यू भी यहाँ पर निकल के आ गई 1.2। अब मेरे को डेल्टा टी एफ निकालना है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। आई की वैल्यू आई मेरी 1.2, के एफ की वैल्यू मेरी 8.6, और इसकी वैल्यू मेरी मोलैलिटी की वैल्यू कितनी हुई है, 0.5। 0.5 इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इससे मेरा आंसर निकल के आएगा 1.12 केल्विन डेल्टा टी एफ। ठीक है, इजी पीजी सवाल, तो आपका सी आ जाएगा 1.12 केल्विन। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.01 एक्वा सॉल्यूशन विल हैव लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फिर से आई पे डिपेंड करेगा, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा। इसका ये कितना आयन प्रोड्यूस करेगा, 3। ये कितना प्रोड्यूस करेगा, 1। ये कितना करेगा मेरा, 2। और ये कितना करेगा मेरा, 1। सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका। ठीक है, तो लोएस्ट मेरा फ्रीजिंग पॉइंट कौन प्रोड्यूस करेगा। तो अब यहाँ पर आप एक मेरा ट्रिक लीजिए। अब यहाँ पर मेरा ट्रिक ये लीजिए कि आई का, अब यहाँ पर मैंने आई दे चुका है, तो आप मेरा एक ट्रिक ले लीजिए जिससे आपको हर एक क्वेश्चन बनाने में आसानी है। ठीक है, सो मेरा ट्रिक ये है कि जो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका बॉइलिंग पॉइंट है, मैंने आपको ये बात बताया था। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पाई के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके वांट ऑफ वेपर प्रेशर के। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने चाहिए आपके आई के। आपको ये चीज़ एक सुपर पॉइंट याद कर लेना, मैं आपके नोट्स में भी ऐड कर दे रहा हूँ उस चीज़ को। एक आपका ये रहेगा मेरे तरफ से की पॉइंट, ताकि आपके सारे तरीके के सवाल बनते जाएं। की पॉइंट मेरे एंड से ये रहेगा आपको कि FP freezing point inversely proportional to the boiling point is inversely proportional to the vapor pressure is directly proportional to this inversely proportional to the I। ये बात आप ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा I उतना कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा I उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा I उतना ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना ज़्यादा I उतना कम उसका वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब वापस से हम सवाल पे अपने जाते हैं। तो मुझसे क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका सबसे कम होगा, जिसका आई सबसे ज्यादा होगा, आई सबसे ज्यादा इसका है, तो ये आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं आपके। ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जिबिटेड बाय 0.1 सॉल्यूशन ऑफ विच। आपको क्या पता है। ठीक है, तो इसकी आई कितनी हो जाएगी मेरी, 3। इसकी आई हो जाएगी 2, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1। तो आई जी ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज़्यादा हो जाएगा, CaCl2। Which of the following salt have the same value of want of factor as that of K for efficiency। इसका कितना होता है, 5 मैंने आपको बताया था, मेरे नोट्स में लिखाया हुआ है। तो इसके कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा ये मुझे, सॉरी, ये मुझे आयंस प्रोड्यूस करेगा 5, ये मुझे आयन प्रोड्यूस करेगा 2, ये मुझे करेगा मेरा 4, और ये मुझे करेगा कितना, 3। तो I इज इक्वल टू 5 किसका है,
Al2SO4 का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जिसका आई सबसे कम। सो ये वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमने मैं आपको बताया था कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आई एंड आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। तो किसकी मोलैलिटी मुझे यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है, 0.01। ठीक है, इसकी मोलैलिटी मुझे ज़्यादा मिल रही है तो इसका मेरा आई ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसकी मेरे फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगी। ओके, तो इतने ही मेरे सवाल थे प्रीवियस ईयर के, आपने सारे लगभग सवाल कर लिए हैं और इसके बाद भी और कुछ सवाल आपका बचता नहीं है। ठीक है, इसके साथ में आपका सॉल्यूशन चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन यहाँ पर ओवर, सॉल्यूशंस आपके यहाँ पर खत्म होते हैं। थैंक यू। अब आप अपने नोट्स पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आपने देखा ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी आ रहे हैं वो बहुत आसान आ रहे हैं और फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप सारे क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। 2-3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन मुश्किल से आए होंगे, उसको आप क्वेश्चन बना के ही आपको समझ आएगा वो सब चीज़ें। ठीक है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने जो है वो आपको करवा दिए और आप नोट्स पढ़ते रहिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सॉल्यूशन केमिस्ट्री के। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।